Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is transaction analysis and journal. तो देखो जैसे कि हमारे बिजनेस में है ना, रोज़ाना कई तरीके की हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, सेल से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, कहीं हम एक्सपेंस पे करते हैं, कहीं हमारे पास इनकम होती है, गेन होता है, लॉस होता है। तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस जिनको हम लोग जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये भी सीखेंगे। ओके, सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है जब हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी गुड्स का या सर्विस का जो लिस्ट प्राइस है या फिर जो मार्केट प्राइस है उसमें से थोड़ा सा रिडक्शन करके उसको सेल करते हैं या फिर परचेज करते हैं, वो डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो बिज़नेस में जो डिस्काउंट है वो दो तरीके का होता है, एक तो ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट मे बी ऑफर बाय अ सेलर टू अ बायर टू इंकरेज देम टू मेक पेमेंट ऑन प्रॉम्प्ट और बिफोर द ड्यू डेट। ओके, तो इसका मतलब कि कैश डिस्काउंट जो है ऑफर किया जाता है एक सेलर के द्वारा बायर को टू इनकरेज देम, ताकि उसको क्या कर सके, इनकरेज कर सके टू मेक द पेमेंट ऑन प्रॉम्प्ट। ये मतलब कि उस जो है सेलर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कैश डिस्काउंट, क्योंकि उसको ना अगर क्या है अपनी पेमेंट जो है जो भी है ना उसकी पेमेंट है उसको अगर एट द स्पॉट चाहिए होती है। ठीक है, प्रॉम्प्ट जल्दी से जल्दी चाहिए होती है या फिर उसकी ड्यू बिफोर डेट चाहिए होती है। ठीक है, मतलब कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की है, कोई भी सेल की है, ओके, आपने उस जो है आपका भी कस्टमर है उसको ना 15-20 दिन का टाइम दिया कि इसके इनके बीच बीच आप लोग क्या कर दो, हमारी पेमेंट कर देना। तो कई बार क्या होता है, सेलर क्या करता है, ऑफर करता है कस्टमर को डिस्काउंट कि अगर आप लोग 10 दिन के अंदर अंदर या फिर 5 डेज़ के अंदर अंदर कोई भी पेमेंट उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से वो क्या करता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, जल्दी से पैसा रिसीव करने के लिए या फिर बिफोर ड्यू डेट रिसीव करने के लिए डिस्काउंट ऑफर करता है, जिसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट जो है इंडिविजुअल्स को जो है ऑफर किया जाता है। इफ़ डिस्काउंट रिसीव ऑन परचेज, देखो कैश डिस्काउंट अब इसकी दो तरीके से एंट्री हो सकती है। अगर हम लोग क्या चीज़, कोई भी गुड्स है परचेज कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होगा। अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो हम लोग डिस्काउंट क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। ओके, जैसे कि परचेज गुड्स फ्रॉम ए एंड कंपनी फॉर ₹4,900 एंड डिस्काउंट रिसीव 1,100 रुपीज़। ठीक है, तो इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट आ जाएगा 5,000 से। कैश हमारे पास से कितना गया है, यहाँ पर कैश गया है 4,900 रुपये और हमें डिस्काउंट कितना रिसीव हो गया है 100 रुपीज़। तो ये हमारा इनकम हो गई ना, ये हमारा क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या कर दिया है, क्रेडिट किया है। नेक्स्ट जो अगर हम लोग सेल पे डिस्काउंट देते हैं, गुड्स सोल्ड ऑफ द लिस्ट प्राइस 9,000 एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, हमारे पास जो गुड्स थी वो 9,000 की थी लेकिन हमने उसको बेचा है 10% डिस्काउंट पर। जब भी हम लोग सेल करेंगे अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउ करेंगे, मतलब कि हमारा थोड़ा बहुत क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो सेल के ऊपर डिस्काउंट होता है उसको डेबिट करते हैं। तो इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री इस तरीके से होगी, कैश हमारे पास आएगा 8100 रुपये, डिस्काउंट हमने कितना अलाउड कर दिया 900 रुपये और हमारी सेल कितने की थी, 9,000 रुपये की। ओके, अगला हमारे पास आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज आल्सो नोन एज सेल डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को सेल डिस्काउंट भी कहा जाता है अकाउंट्स में। इट इज़ अ रिडक्शन इन द सेल प्राइस ऑफ गुड्स दैट अ सप्लायर ऑफर टू इट्स कस्टमर्स। ये क्या होता है, रिडक्शन होता है सेल प्राइस में। ठीक है, सेल प्राइस में जब हम लोग कोई भी रिडक्शन देते हैं कस्टमर को उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट या फिर सेल डिस्काउंट। इट इज़ ऑफर टू द बिजनेस यूनिट्स रैदर देन इंडिविजुअल्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है एक इंडिविजुअल यूनिट को नहीं दिया जाता, ये एक बिजनेस को दिया जाता है या फिर किसी फर्म को, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा, कि एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट को नहीं दिया जाता है।
ओके। इसका मेन मकसद जो होता है इनकरेज करना होता है परचेज बल्क क्वांटिटी। मतलब इसका मेन मकसद जो होता है, इसका मेन मकसद होता है कि कस्टमर को हम लोग इनकरेज करें कि वो हमसे जो है गुड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदें। ओके। तो कैश डिस्काउंट का जो है ऑफ़र किया जाता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। जब हम लोगों ने जल्दी से जल्दी हमारा कैश रिसीव करना होता है तो हम लोग कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं। और जब हम लोग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट जो है इनकरेज करता है सेल को। जब हम लोगों ने अपनी सेल को इंक्रीज़ करना होता है तो हम लोग क्या ट्रेड डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि कैश डिस्काउंट तो हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी शो करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो नहीं होता है। ओके। जैसे कि हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। हमने कोई गुड्स बेची हैं 20,000 की, 15% उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास कितना आ गया 20,000 का 15%, ये आ गया 3,000 रुपये। ओके। तो डिस्काउंट हो गया 3,000 रुपये, हमारे पास कैश कितना आएगा 17,000 रुपये। ठीक है। तो एंट्री हमारी इस तरीके से बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट विद 17,000 टू सेल अकाउंट 17,000। यहाँ पर कहीं पर भी हम लोग जो है हमारा डिस्काउंट शो नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट जो है एक्चुअल अमाउंट में से माइनस करके ही शो किया जाता है। तो डिस्काउंट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। आगे आता है जब बिज़नेस को कई बार क्या होती है, पैसे की ज़रूरत होती है ना, अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम लोग कई बार क्या करते हैं किसी से लोन जो है ले लेते हैं। ठीक है, लोन टेकन करते हैं, या फिर अगर कई बार हम लोग किसी को लोन प्रोवाइड भी कर सकते हैं, लोन एडवांस भी कर सकते हैं। तो इन दो ट्रांजैक्शंस का जो है ट्रीटमेंट जर्नल में हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं। लोन टेकन फ्रॉम आउटसाइड द वर्ड इज ट्रीटेड एज द इंक्रीज इन लाइबिलिटी। देखो ये तो कॉमन सी बात है, लोन अगर हम लोग किसी से भी उधार में पैसे बोरो करते हैं, ठीक है, तो हमारी ऑब्वियसली क्या बढ़ेगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी ना, क्योंकि हमने वो लोन वापस भी तो करना है, वो हमारी एसेट तो नहीं है। तो इसलिए हम लोग जब भी लोन लेते हैं ना आउटसाइड वर्ड से किसी से भी लोन लेते हैं तो इससे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग क्या करते हैं, लोन एडवांस करते हैं, एडवांस का मतलब है प्रोवाइड करना, लेंट करना। ठीक है, अगर हम किसी को भी लोन इशू करते हैं तो उसको हम लोग अपनी एसेट मानते हैं। ठीक है, तो बिज़नेस में अगर हम लोग किसी को लोन दे रहे हैं तो वो हमारी संपत्ति है, क्योंकि हमने किसी को अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो उसमें से वो हमारा पैसा वापस आएगा और उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट भी लेंगे, तो इसलिए उसको एसेट ट्रीट करते हैं। अगर हम लोग लोन ले रहे हैं तो उसको हम लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो हमारी जर्नल एंट्रीज कुछ इस तरीके से बनेंगी। जर्नल एंट्री फॉर लोन टेकन, अगर हम लोग लोन ले रहे हैं तो बोरो फ्रॉम जग्गी ₹10,000। जग्गी से हमने लोन लिया है 10,000 रुपये का, तो हमारी ट्रांजैक्शन इस तरीके से रिकॉर्ड होगी। हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा 10,000 रुपये, और कहाँ से आया है, जो हमारा जिससे हमने लोन लिया है टू जग्गीज लोन अकाउंट, इसका एक सेपरेट अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा, जिस किसी भी कस्टमर से हम लोगों ने क्या लिया है, लोन लिया है। ठीक है, और अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेंट 50,000 टू सोनू। ठीक है, सानू को हम लोग लोन जो है, लेंटर का मतलब देना होता है, ठीक है, प्रोवाइड कर रहे हैं 50,000 का, तो इसकी एंट्री जो है इससे उल्टी हो जाएगी। सोनू का लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद 50,000 टू कैश, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है तो इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे। ओके, आगे हमारी आती हैं कुछ एक्सपेंस जो कि हम लोग क्या करते हैं। देखो हमारे पास बहुत सारे खर्चे होते हैं बिज़नेस में पे करने के लिए। कई बार क्या होता है कि ड्यू टू इनसफिशेंसी ऑफ फंड्स हम लोग कई खर्चे जो है आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब कि पिछले मंथ के खर्चे पे नहीं करते, कभी कभी वो नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं, तो उसको हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। ओके, जो कि हम लोगों ने पे करने थे, मतलब लेकिन अब तक पे नहीं किए हैं। ओके, व्हेन बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन एक्रूल, क्योंकि देखो हम लोग जो है हमारी अकाउंटिंग जो है एक्रूल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, तो इसमें हम लोग की जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन अक्कर होती है हम लोग उसको उसी समय रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसी कारण से हमारी एक्सपेंस जो है, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हों, मतलब करंट ईयर से रिलेटेड हैं, चाहे वो पे की हैं चाहे नहीं पे की हैं,
तो हमको उसको रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक्रूअल बेसिस पे हमारे अकाउंट्स जो है प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो हमारे जो करंट ईयर के जो भी एक्सपेंस हैं, चाहे हमने पे किए हैं और वेदर पेबल आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, जैसे कि हमारे पास सैलरी है, सैलरी ऑफ द स्टाफ फॉर द करंट ईयर पेड 45,000। हमारे पास जो सैलरी थी हमारी करंट ईयर की, वो हमने पे कर दी है। अगर हम लोग कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं तो क्या करते हैं कि हमारी जो है एसेट डिक्रीज़ होती है और सैलरी जो है हमारा खर्चा है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 45,000 से टू कैश अकाउंट 45,000 से। और अगर हम लोगों ने अभी तक पे नहीं की है, ठीक है, सैलरी ऑफ द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग फॉर 15,000। हमारे जो सैलरी पे करने वाला था वो मतलब कि हमारी सैलरी अभी तक आउटस्टैंडिंग है 15,000 रुपये की, तो इसकी जो एंट्री इस तरीके से होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो एक्सपेंस है, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, क्योंकि देखो ये सैलरी कोई भी हमारी एक्सपेंस होती है ना, जो आउटस्टैंडिंग होती है वो हमेशा हमारी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो हमारी देनदारी है। हमने अब मतलब कि हमने अभी तक पे नहीं किया, तो हम पे तो करनी पड़ेगी ना, कभी तो करनी पड़ेगी, जो हमारे ऊपर जो है बर्डन होता है, मतलब ये हमारी लाइबिलिटी होती है। इसलिए हम लोग कोई भी एक्सपेंस हो आउटस्टैंडिंग हो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन इस तरीके से होगी कि सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू सैलरी आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, क्योंकि ये पे नहीं हुई है इसीलिए यहाँ पर कैश जो है नहीं आएगा। अगर सैलरी जो है प्रीवियस ईयर की पे कर दी हो, ठीक है, सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर पेड, अब जो आउटस्टैंडिंग थी ना वो पे हो गई। ठीक है, प्रीवियस ईयर की मतलब पिछले साल की हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखो ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी, मतलब प्रीवियस ईयर जो पिछला साल था उसकी आउटस्टैंडिंग होगी, तभी इसलिए हमने इस ईयर में पे की है 30,000। तो इसके एंट्री जो है यहाँ पर, अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग हो जाती है, क्रिएट होती है, तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्लियर कर देते हैं ना, पे कर देते हैं, तो वो डेबिट हो जाती है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट 30,000 से डेबिट हो जाएगा, तो हमारे पास से जाएगा कैश 30,000 से कैश हो जाएगा क्रेडिट। ओके, और अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग नेक्स्ट ईयर की एडवांस में सैलरी पे कर दें, कोई भी एक्सपेंस जो है एडवांस में पे कर दें, तो उसको हम लोग ट्रीट करते हैं एज ए एसेट। ओके, उसको हम लोग अपनी एसेट ट्रीट करते हैं बिजनेस में। तो इसकी एंट्री जो है इस तरीके से होगी, सैलरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर पे 20,000, सैलरी प्रीपेड, हमने एडवांस में पे की है तो सैलरी प्रीपेड डेबिट हो गया, क्योंकि एसेट मानते हो तो एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है ना, इसीलिए इसको कर देंगे 20,000 से डेबिट, और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, टू कैश विद 20,000। ये हमारे पास थोड़े से मैंने नोट्स लिखे हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो है लाइबिलिटी होती है एंड इट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। ओके, ये आप लोग हमेशा याद रखना, अगर कोई भी खर्चा हो जो आउटस्टैंडिंग है वो हमेशा हमारी लाइबिलिटी होगी और उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। और अगर आपने कोई भी अपना खर्चा जो है एक्सपेंस है एडवांस में पे कर दिया है, वो हमारी एसेट होगी, उसका डेबिट बैलेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग हमारे एक्सपेंस को एडवांस में और आउटस्टैंडिंग में रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरीके से कभी हमारी इनकम जो है वो भी हमें रिसीव हो जाती है, और कभी आउटस्टैंडिंग हो जाती है, कभी एडवांस में भी रिसीव हो जाती है, तो उसको भी अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। क्योंकि हम लोग हमेशा क्या फॉलो करते हैं, हमारा एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो करते हैं। तो ऑल इनकम वेदर रिसीव और रिसीवेबल, चाहे वो रिसीव हो गई हैं चाहे रिसीव नहीं हुई हैं, उनको बुक्स में रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। जैसे कि हम रेंट अकाउंट फॉर द ईयर रिसीव 70,000, हम जो करंट ईयर का है रेंट वो हमें रिसीव हो गया है, तो हमारे पास कैश आएगा 70,000 और टू कर देंगे रेंट रिसीव अकाउंट विद 70,000। ओके, अगर हमारा जो है रेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, रेंट ऑफ द करंट ईयर ड्यू नॉट रिसीव, ड्यू तो है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है 30,000 रुपीज़ का, तो हमारी एंट्री क्या होगी, देखो अगर कोई भी इनकम जो है आउटस्टैंडिंग होती है, कोई भी इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो वो एसेट होती है। ठीक है, अगर आपकी इनकम अभी तक आपको नहीं मिली है तो आप उसको एज ए अपनी संपत्ति ट्रीट करते हो, क्योंकि आपको वो मिलेगी तो सही ना, कभी ना कभी तो मिलेगी, तो इसलिए हम लोग उसको हमारी एसेट ट्रीट करते हैं। तो रेंट जो है रेंट
एक्रूड अकाउंट, एक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग ही होता है। रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट विद 30,000 टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट 30,000। इस तरीके से इसकी एंट्री जो है रिकॉर्ड होगी। अगर हमारे पास जो है हमारी इनकम रिसीव हो जाए लास्ट ईयर की, अगर वो अब यहाँ पर वो क्या थी, आउटस्टैंडिंग थी, ठीक है, ड्यू थी, रिसीव नहीं होती, यहाँ पर हमें वो रिसीव हो जाए तो हमारी एंट्री जो ट्रांजैक्शन है वो थोड़ी सी उल्टी हो जाती है। रेंट लास्ट ईयर का था 24,000 का, रिसीव हो गया मतलब कैश आ गया ना, और जो यहाँ पर हमने रेंट एक्रूड या फिर आउटस्टैंडिंग जो भी डेबिट किया था उसको हम लोग कैंसिल करके क्रेडिट कर देंगे ताकि ये ट्रांजैक्शन आपस में क्रॉस हो जाए, ठीक है। कैश आ जाएगा 24,000 का और रेंट एक्रूड अकाउंट हो जाएगा 24,000 का। अगर हमारे पास क्या हो जाए कि हमें अपना इनकम जो है एडवांस में रिसीव हो जाए तो हमारी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी, रेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर रिसीव विद 22,000, 22,000 रुपये रेंट वो अगले साल का था, ठीक है। अगले साल का मतलब आने वाला जो साल है उसका रिसीव हो गया है हमें, मतलब एडवांस में रिसीव हो गया ना। तो एडवांस में अगर कोई भी आपको इनकम रिसीव होती है ना, तो अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग रूल्स हम लोग हमारी इनकम जो एडवांस में रिसीव होती है उसको हमेशा अपनी लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या पता कि इन फ्यूचर टाइम वो हमारी इनकम बनेगी या नहीं बनेगी, डिपेंड करता है ना। अगर हम लोग पहले ही उसको इनकम ऐसे ट्रीट कर लेंगे तो क्या पता बाद में वो हमारी इनकम ना बने तो हमें वो वापस भी तो पे करनी पड़ सकती है। इसीलिए हम लोग इसको हमारी एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं जो भी हम लोग को इनकम एडवांस में रिसीव होती है। तो कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा क्योंकि कैश तो आ ही रहा है, ठीक है। टू रेंट रिसीव इन एडवांस अकाउंट विद 22,000, ये जो हमारी लाइबिलिटी होती है ना इसका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको क्रेडिट किया जाएगा। तो कभी कभी बिजनेस क्या करता है कि हम लोग अपनी गुड्स को जो है सेल प्रमोट करने के लिए, है ना, ठीक है, अपनी जो है गुडविल इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हमारी गुड्स को एज अ चैरिटी या फिर एज अ सैम्पल भी डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा जब हम लोग क्या करते हैं, हमारी गुड्स को एज अ चैरिटी या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करें, ठीक है। बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूट गुड्स फॉर एज फ्री सैम्पल्स एज अ चैरिटी और एडवर्टीजमेंट फॉर बूस्टिंग द इमेज ऑफ द बिजनेस और आल्सो फॉर द इंक्रीज इन सेल। हमारी बिजनेस की इमेज को इंक्रीज़ करने के लिए और सेल इंक्रीज़ करने के लिए कभी कभार बिजनेस क्या करता है, कई गुड्स को एज अ चैरिटी मतलब फ्री में दान दे देते हैं, ठीक है। उसकी भी ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है, चाहे आप लोग फ्री में ही दे रहे हैं लेकिन बिजनेस में उसको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। जैसे कि गिव अवे एज अ चैरिटी ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एंड कैश 51,000, ठीक है। हमने गुड्स जो है दी हैं वो 10,000 के और कैश भी दिया है एज अ चैरिटी 51,000 का, ठीक है, 5100 का, सॉरी। तो इसको हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं, जो कोई भी आप लोग सैंपल देते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, फ्री में गुड्स प्रोवाइड करते हैं, चैरिटी प्रोवाइड करते हैं, सबका डेबिट हो तो सबको हम लोग चैरिटी ट्रीट करते हैं। तो चैरिटी जो है वो डेबिट होगी, ठीक है। हमारे पास से गुड्स जाएंगी और कैश जाएंगी, वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट विद 10,000 5100 टू परचेज अकाउंट। परचेज इसलिए किया है क्योंकि हम लोग गुड्स दे रहे हैं, ठीक है, गुड्स का नाम तो है नहीं, तो गुड्स जो है जाती हैं, अगर आती हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाता है, जा रही हैं तो क्रेडिट हो जाएगा विद 10,000 और कैश कितना दिया है 5100 का, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो चैरिटी की और एडवर्टीजमेंट की एंट्री रिकॉर्ड होती है। कई बार क्या होता है हमारे बिजनेस में से ड्यू टू कोई भी एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, उसके कारण हमारी गुड्स जो है कई बार लॉस्ट भी हो जाती हैं और कई बार हमारा जो है लॉस हो जाता है किसी भी कारण से, ठीक है। तो उस चीज़ की हमें जो है रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, वो कैसे करते हैं। समटाइम बिजनेस में कई बार क्या होता है बिजनेस को सफ़र करना पड़ता है कोई भी लॉस है ड्यू टू एनी एक्सीडेंट और फायर एक्सेट्रा, तो उस चीज़ को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं। देखो आपके पास बिज़नेस के बाद जितने भी अपने गोडाउन में कोई भी गुड्स होती है ना, तो हम लोग क्या करके रखते हैं, उसका इंश्योरेंस वगैरह करवा के रखते हैं, ठीक है। इस स्टेज में दो तरीके की जो है ट्रांजैक्शंस क्रिएट होती हैं। पहली जब हम लोग क्या है इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं, दूसरी जब हमें इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला है, ठीक है। पहले जब हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, मिल गया है, दूसरी जब हमें इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला है। अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला है तो हमें हमारी जो एंट्री होगी ना वो एक सिंगल एंट्री रिकॉर्ड होगी,
जैसे कि हम लोग इस एग्जाम्पल में देखते हैं, गुड्स थी वो 4000 की थी, डिस्ट्रॉय हो गई फायर में, ठीक है। स्टॉक ऑफ गुड्स वर इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर टू द एक्सटेंट ऑफ 80% जो था इंश्योरेंस किया हुआ था गुड्स का ऑफ देयर वैल्यू, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी पेड द प्रपोर्शनेट क्लेम इन कैश। यहाँ पर देखो हमारे पास 80% गुड्स का जो था इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, लेकिन 20% का हमारे पास क्या हो गया, लॉस हो गया, वो हमें कहीं से भी रिकवर नहीं हुआ है। लेकिन 80% जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी हमें दे देगी, ठीक है। तो देखो अगर जितना भी इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी तो वो हमारे पास कैश आएगा ना, तो हमारे पास 4000 का 80% 3200 रुपया बन गया। तो कैश हमारे पास कितना आ गया, इंश्योरेंस क्लेम आया ना, उसको हम कैश अकाउंट की डेबिट करेंगे 3200 रुपये, और जो हमारा 20% का लॉस रह गया 800 रुपये का, उसको हम लोग एज ए लॉस ही रिकॉर्ड करेंगे, लॉस बाय फायर 800 रुपये। और हमारी गुड्स डिस्ट्रॉय हुई थी इसलिए टू परचेज काउंट हो जाएगा 4000 रुपीज़ के लिए। उसके बाद हमारे पास जो भी बिज़नेस में एसेट्स होती हैं, ठीक है, फिक्स एसेट्स होती हैं, उसके ऊपर जो है हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू वियर एंड टीयर, ठीक है। ये क्या होता है, परमानेंट डिक्रीज होता है, किस में होता है, एसेट की वैल्यू में। परमानेंट मतलब कि फिक्स एसेट के जो भी होते हैं ना, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, उसके ऊपर ना हम लोग उसको लगातार यूज़ करते हैं, इसलिए उसके ऊपर क्या होता है, उसकी वैल्यू में डिक्रीज़ होता है, उसको बोलते हैं एसेट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हमारे पास एंट्री है, डेप्रिसिएशन चार्ज 11% ऑन फर्नीचर ऑफ 20,000। हमारा जो फर्नीचर है वो 20,000 का है, उसके हम ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं पर एनुअली 11%। तो पहले तो हमारे पास देखो हम लोग फर्नीचर परचेज़ किया हमने 20,000 का, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो फर्नीचर की वैल्यू कितनी रिकॉर्ड होगी, इस 20,000 में से 11% हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अब जो हमारी आज की वैल्यू है ना फर्नीचर की, उसमें से 11% तो डिक्रीज़ हो गया ना, तो एक्चुअल में वैल्यू उसकी कम हो गई ना, उसकी वैल्यू हम लोग जो कम हुई है उससे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कि हमारे पास आज के टाइम में हमारा फर्नीचर कितनी वैल्यू का है। तो हमारा फर्नीचर रह गया 17,800 का, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट विद 17,800 टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर जो 11% अमाउंट निकली थी इसकी, ठीक है, 20,000 की 11% अमाउंट वो डेप्रिसिएशन थी। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा होता है, इसलिए हम लोग इसको डेबिट करते हैं। टू करेंगे उस चीज़ को जिसके ऊपर भी हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लगाई है, कैश को नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी एसेट जिस एसेट के ऊपर हम लोग जो है डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट विद 2200 टू फर्नीचर अकाउंट विद 2200। इस तरीके से होती है डेप्रिसिएशन की एंट्री रिकॉर्ड, ठीक है। और जब आगे देखो, जो बिज़नेस का ऑनर होता है, जो भी ऑनर्स होते हैं वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं ना बिज़नेस में, तो बिज़नेस क्या करता है, उस कैपिटल के ऊपर क्या देता है, आपको इंटरेस्ट देता है, ठीक है। एज़ पर द कंपनी से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कोई भी कितना भी परसेंटेज जो है कैपिटल के ऊपर जो आप लोग फिक्स करते हैं कि कितना कैपिटल के ऊपर जो मिलेगा हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो क्या होता है, बिज़नेस का खर्चा हो गया ना, बिज़नेस को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे इसका डेबिट बैलेंस होगा हमेशा। अगर कैपिटल जो है कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अलाउड ऑन द कैपिटल ऑफ 50,000 टू द प्रोप्राइटर। हमारे पास ट्रांजेक्शन है कि कैपिटल जो 50,000 के उसके ऊपर ना प्रोप्राइटर को 10% जो मिल रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसकी एंट्री इस तरीके से होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारी एक्सपेंस है, हमारा खर्चा है 5,000 रुपये टू कैपिटल अकाउंट विद 5,000 रुपये, ठीक है। 50,000 का 10% 5,000 रुपीज़ हो गया। और दूसरी तरफ अगर हम लोग कैपिटल पे इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, अगर हम प्रोप्राइटर ड्राइंग कोई भी विड्रॉ करता है तो उसके ऊपर भी जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है जो प्रोप्राइटर है उसको।
तो देखो ड्राइंग जो है, ड्राइंग के ऊपर अगर इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो इसका मतलब कि वो बिज़नेस की इनकम होगी, ठीक है। इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर देते हैं तो क्या होती है, बिज़नेस की एक्सपेंस होती है, और ड्राइंग के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो बिज़नेस की क्या होती है, इनकम होती है। तो उसको हम लोग एज ए इनकम ट्रीट करते हैं। तो इसकी ट्रांजैक्शन इस तरीके से होती है कि इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम द प्रोपराइटर ड्राइंग 500 रुपये, ठीक है। जो प्रोपराइटर का इंटरेस्ट बन रहा है ड्राइंग्स के ऊपर, वो 500 रुपये बन रहा है। तो हम लोग ट्रांजैक्शन इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ये हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई। तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और उसके इन सब के बाद जो इनकम के ऊपर हम लोग हमारा टैक्स पे करते हैं, ठीक है। कोई भी बिजनेस है उसके ऊपर जो भी इनकम होती है ना, इनकम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चार्ज किया जाता है, टैक्स जो है चार्ज किया जाता है। और टैक्स कई बार क्या करते हैं कि बिज़नेस में से एडवांस चला जाता है, ठीक है, ज़्यादा पे कर देते हैं, तो उसका हम लोगों को क्या मिलता है, रिफ़ंड मिलता है, इन रिफ़ंड ऑन इनकम टैक्स। तो इसका ट्रीटमेंट भी कुछ इस तरीके से होता है। इनकम टैक्स पेड इज ट्रीटेड एज अ पर्सनल एक्सपेंस। देखो इनकम टैक्स जो है इनकम के ऊपर लग रहा है ना, तो ये उसकी पर्सनल इनकम होती है, कोई बिजनेस की इनकम थोड़ी होती है। तो प्रोपराइटर की इनकम के ऊपर लगेगा टैक्स, ठीक है। प्रोपराइटर जो भी इनकम रिसीव करेगा बिजनेस में से, तो वो उसका पर्सनल खर्चा होगा। आफ्टर असेसिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स पेड इन एडवांस मे बी फाउंड टू बी एक्सेसिव एंड इज रिफंड टू द ऑनर, ठीक है। देखो जो भी ना ऑनर की इनकम होगी उसके ऊपर वो टैक्स जो है असेस करता है, कैलकुलेट करता है। कई बार क्या होता है कि जो कैलकुलेशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हाँ कई बार प्रोपराइटर जो है डिडक्शन लगाना जो है भूल जाता है। तो जो भी एक्सेस जो भी टैक्स उसका पे हुआ होगा ना, तो उसकी क्या मिल जाती है, रिफंड मिल जाता है। मतलब कि उसका जो भी पैसा ज़्यादा गया है उसको वो वापस मिल जाता है। तो उसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री इस तरीके से होगी, रिसीव 1500 एज अ रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। तो ऑब्वियसली बात है, ये क्या इनकम हो जाएगी ना, उसकी गेन हो जाएगा उसका। तो कैश उसके पास आएगा 1500 रुपये टू कैपिटल। तो ये है ना, इनकम टैक्स रिफंड जो है उसकी कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये बिज़नेस का नहीं है, ठीक है, बिज़नेस का जो है इनकम नहीं है, ये उसकी पर्सनल इनकम है ना, उसकी इनकम के ऊपर लगा था टैक्स, तो उसकी कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा 1500 रुपये, ना कि बिज़नेस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस तरीके से होती हैं ये कुछ जो है मैंने ट्रांजैक्शंस ली थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी मेरे ख्याल से, जिनके ऊपर स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसमें से थोड़ी सी ट्रांजैक्शन जो रह गई हैं, जैसे कि बैड डेट वाली रह गई है और भी कुछ रह गई हैं, वो अगली वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।